आइए आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 8 का पार्ट 2 लेसन नंबर 4। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में देखा कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं। तो धातुएं अधातुएं क्या होती हैं? धातुएं जिनमें एक प्रकार की विशेष चमक होती हैं जिसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, उनको हम खींचकर तार के रूप में हम उसको बना सकते हैं। तो ये जो भी गुणधर्म रखते हैं, जो भी पदार्थ, जो भी तत्व, उसको हम कहते हैं धातु। और अधातु किसे कहते हैं? तो जो ठीक धातुओं के विपरीत गुणधर्म रखते हैं उनको हम कहते हैं अधातु। अब धातु और अधातु, इनके हम रासायनिक गुणों के बारे में देखेंगे कि इनके रासायनिक गुण क्या हैं। रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण का रासायनिक क्रिया क्या है ये पहले समझ लें। तो रासायनिक क्रिया जो ऐसा क्रिया जिसमें पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं वो रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और रासायनिक क्रियाओं के उपरांत जो नया गुणधर्म बनता है उसको हम रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे रासायनिक गुणों में आप देख सकते हैं कि कोई धातु या धातु जब अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, इसके कुछ फिक्स, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हम धातुओं को पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होता है, ये फिक्स है। कोई भी अगर धातु ले ले जनरली तो यह गुण निश्चित रूप से आएगा कि उसको हम पीटेंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। उसी तरह रासायनिक गुण होता है कि जब ये क्रिया करेगा, अब ये फिक्स हो गया कि जब अम्ल से क्रिया करेगा कोई भी धातु तो वह निश्चित है कि हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। ये उसका हो गया रासायनिक गुण। फिर ये भी हो गया कि जब कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो निश्चित है कि वह ऑक्साइड बनाएगा। ये हो गया उसका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण यानी उसके संगठन पर निर्भर करता है कि कोई पदार्थ उसमें क्या संगठन है। तो अब हम अध्ययन करेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। जबकि आप लोग एक दैनिक जीवन बताएं तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे लोहा है, तो लोहा जब भी देखते होंगे वातावरण में खुला छोड़ा जाता है तो वह पहले चमकदार है, कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि उस पर जो एक भूरे कलर का परत जमने लगता है। पहले आपका लोहा जब देखते हैं उसको अगर तराश देंगे, रगड़ देंगे तो अब चमकीला दिखाई देने लगता है, यानी उसके जो जंग हट जाता है। तो लेकिन देखते हैं वही नया लोहा जो आपका था, जो चमकीला था, धीरे धीरे आपका भूरे रंग का होने लगता है। उस पर भूरे रंग का जो है आयरन ऑक्साइड यानी जिसको हम कहते हैं जंग की एक परत चढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका जंग की परत। तो ये जंग लगना ये रासायनिक गुण है, ये रासायनिक क्रिया है। जंग लगना रासायनिक गुण है, रासायनिक क्रिया है। और ये जो नया गुणधर्म आ गया रासायनिक गुणधर्म इसका होगा। तो लोहे से जंग बन गया। इसी तरह आप कापर के बर्तन देखे होंगे तो उस पर हरे रंग की आप देखेंगे कि एक परत चढ़ जाती है जो कापर कार्बोनेट या कापर हाइड्रोक्साइड की होती है। यानी ये जो बनता है आप देख सकते हैं कि जो लोहा होता है, लोहा जो है, लोहा हो गया और जंग हो गया। तो लोहे का Fe होता है और जंग का होता है FeOH3, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड आ जाता है। और आप ये भी देखेंगे इसी तरह जैसे कापर है, कापर यानी कापर का मतलब तांबा।
तांबा है। तो तांबा है तो ये जब हम तांबे पर जंग का लगना, हरे कलर का जंग ये भूरा होता है, इसमें भूरा, इसका जंग जो होता है ये होता है आपका हरा। तो हरा जो जंग होता है, ये जो हरा जंग है, ये अब देखेंगे कि ये जो कापर है, अब ये जो जंग है कापर, ये हो जाता है आपका कापर कार्बोनेट का जंग, या ये हो जाता है कापर हाइड्रोक्साइड। ये जो परत होती है हरे रंग की होती है, जो आपके कापर का कोई बर्तन है तो देखे होंगे कि उस पर हरे रंग का जो लगता है, लेयर चढ़ जाता है, वो इसी का होता है। तो ये रासायनिक प्रोसेस द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये रासायनिक क्रिया होता है जिसके द्वारा जो है यह आपका कापर का, तांबा का ये जंग ऐसे लगता है। फिर और भी हम देख सकते हैं, तो ये जो गुणधर्म होता है, आप देखिए इन दोनों में अंतर होता है। इसको आप देखेंगे, इसको हम देखा जाए जनरली, इसको आप देख सकते हैं, हम देखते हैं कि जो लोहा है, अब लोहा जो है चुंबक से आकर्षित होता है, लेकिन यही जो है आपका ये चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, यह चुंबक आकर्षित नहीं करेगा, यानी इन दोनों में अंतर हो गया। ये दूसरा पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ बन गया, ये दूसरा गुणधर्म है, इसका दूसरा गुणधर्म हो गया। तो इस तरह जो है दोनों अलग अलग गुणधर्म हो गए। ये इसका लोहे का यह फार्मूला हो गया, इसका जंग का यह फार्मूला हो गया। फिर अब और आगे हम देखते हैं, अब हम धातुओं पर चलते देख रहे हैं कि आप रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, तो पहला यदि हम लेते हैं, यदि हम पहला लेते हैं जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया, पहला हम ले लें धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ये हम ले लें धातु से और ये ले लें अधातु से, तो अब हम पहला इसमें ले लें ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो हम देखते हैं कि यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, अगर धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो धातुओं का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो यह धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, इसमें हो जाएगा धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड। जैसे आप ले सकते हैं, जैसे में आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये सोडियम का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड ये हो जाएगा। ये सोडियम का ऑक्साइड प्राप्त है, तो सोडियम के ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। और ऑक्सीजन से क्रिया, जब अधातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया होगा, जैसे मान लिया धातु में आपका कार्बन, ये भी ऑक्साइड बनाते हैं,
और ये भी ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अधातुओं के भी अधातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्राप्त, जैसे हम कार्बन ले लें, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह सल्फर से भी ले सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया होगा तो सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं और भी देखते हैं कि इसके ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यह गुण हो गया, यह गुण हो गया। फिर आप और भी गुण दे सकते हैं। अम्लों से क्रिया, अगर हम ये तीसरा ले, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया होने पर, अम्लों से यदि क्रिया होती है तो अम्लों से क्रिया होने पर जो धातुएं होती हैं, इनके ये हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह अम्लों से क्रिया करके अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। गैस विस्थापित अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। और इसका हो जाएगा अधातुओं का अधातु, यह अम्लों से क्रिया करके
जैसे सोडियम अधात्मय अम्लों से क्रिया करके, अधात्मय जब अम्लों से क्रिया होती है यह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। सामान्यतः यह अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। सामान्य यह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस स्थापित करती हैं और ये समानता अम्लों से समानता पर क्रिया नहीं करती हैं। तो ये इसके गुणधर्म हो गए। फिर उसके बाद और अगला चौथा नंबर जल से क्रिया। जल से क्रिया, धातुएं जल से क्रिया करके, जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो ये बनाती हैं धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं, यह क्रिया करके जल से क्रिया, यह धातु के ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपका देख सकते हैं, जैसे सोडियम है, जल से यदि यह क्रिया करता है तो यह बना देगा सोडियम OH। ये समानता बनाते हैं। जैसे धातुएं और भी ले लें, कैल्शियम ले लें, कैल्शियम जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये समानता बनाते हैं। धातुएं जल से क्रिया करके यह धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा अधातुओं के ये अधातुओं के
अधातु, धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनते हैं और अधातुओं के कार्बोनेट। कार्बोनेट जैसे H2O। जब ये कार्बन जल से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, यह डायरेक्ट क्रिया नहीं करते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे कैल्शियम, जैसे आपका हो गया H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बना। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसके प्राप्त होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे क्षारों से अभिक्रिया। क्षारों से अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया करने पर क्षार से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, क्षार से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया करके यह क्षार से अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। ये क्रियाएं थी क्षार से अभिक्रिया। जो भी धातु है क्षार से अभिक्रिया करेगा तो यह हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। और अभिक्रिया अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। अधातुओं की
क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। अभिक्रिया जटिल होती है, तो ये हो गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत से हैं। फिर विस्थापन अभिक्रियाएं भी होती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो हमने देखा कि ये धातु और अधातुओं गुण क्या होते हैं। फिर धातुओं अधातुओं के जो गुण का मतलब ये धातुओं से क्रिया, धातु अधातु अम्लों से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्षारों से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, जल के साथ जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे। ये जो है ये रासायनिक गुणों में गिने जाते हैं। तो और भी आपने देखा जलने का जो गुण होता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो है आपके अधातु जो है जलते हैं, जलने का गुणधर्म रखते हैं। धातुएं जो जलने का गुणधर्म नहीं रखते हैं। सोडियम, आपने सोडियम लोहा कभी जलते नहीं हैं, केवल इनको गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है। लेकिन अधातु आपने कार्बन सुना होगा, सल्फर सुना होगा, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं, ये जलते हैं। और भी आप देखेंगे कि ये जो रासायनिक गुण हो गया। फिर इसके बाद आपका विस्थापन अभिक्रियाएं भी कुछ होती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं? अगर कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई भी मान लीजिए यौगिक है, उस यौगिक में से कोई भी तत्व है, मान लीजिए कोई भी परमाणु किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का कोई भी मान लीजिए कि उसमें जो एलिमेंट है उसको हटा करके दूसरा कोई एलिमेंट ले ले तो वो होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट का आप विलयन लीजिए। कॉपर सल्फेट में आप देखेंगे कि आयरन जो है उसमें जैसे कॉपर सल्फेट ले लें, उसमें जिंक मिला दें, कॉपर सल्फेट ले लें, कॉपर सल्फेट, ये हो गया कॉपर सल्फेट, प्लस इसमें मान लीजिए जिंक हो गया। अब इसका जो विलयन आप लिए रहेंगे, कॉपर सल्फेट का हम जली विलयन लेंगे, एक्वस लेंगे, तो ये आपका जो जली विलयन होता है यह नीले रंग का होता है। इसका रंग नीला होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, इसका जली विलयन नीला होता है। और जब जिंक मिला देते हैं तो जिंक का चूर्ण मिला देंगे इसके विलयन में, तो हम देखेंगे कि जो आपको मिलेगा, आपका विलयन अब जो प्राप्त होगा वो आपका हो जाएगा विलयन आपका, इसका रंग हो जाएगा रंगहीन। अब ये हो जाएगा रंगहीन, रंगहीन। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन, ये कॉपर सल्फेट जब जिंक से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्राप्त हो जाता है, उसके बाद आपका कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो जिंक का सल्फेट का ये रंगहीन विलयन होता है। तो हम देखते हैं कि इस कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड है, ये कॉपर सल्फेट, इसमें जिंक ने इसको विस्थापित कर दिया। ये देखिए, जिंक कॉपर के जगह आ गया और कॉपर जो है जिंक के जगह चला गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी दूसरे का स्थान दूसरा कोई ग्रहण कर ले, विस्थापित हो जाए, तो इसको हम विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह जो है हम देखें यहाँ तक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि कॉपर जो है जिंक से
अब यहाँ पर आपके चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ से एक चीज़ शो कर सकते हैं कि कापर जो है, कापर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है। कापर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है। तो इस तरह हम देखते हैं, तो जो कम अभिक्रियाशील होगा वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगर हम जिंक कापर से कोई कम अभिक्रियाशील कोई वस्तु लेते हैं तो वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि कापर सल्फेट यही हम देखते हैं कि जब इसमें हम लोहा लेते हैं तो यह जो है अभिक्रिया नहीं होती है। यही जिंक की जगह यदि हम आयरन लेते हैं तो यह जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह नीला का नीला ही रहता है। यानी कि कापर जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिंक से कम अभिक्रियाशील है, लेकिन हम लिख सकते हैं लेकिन कापर Fe से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस तरह हम देखते हैं धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या हैं। धातुओं और अधातुओं के उपयोग, हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये चीज़ होता है आपका। और एक चीज़ और बता दें आपका, आप यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम कापर सल्फेट में, ये कापर सल्फेट है और यहाँ पर हम लिख दें आयरन, तो यह जो है आपका, ये जो आपका विलयन है ये नीला रहता है, नीला ही रहता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं था, फिर कापर सल्फेट ही प्राप्त होगा। और ये जो है आपका Fe ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं, नीला का नीला ही रहा है, नीला, यानी कि यह कापर को विस्थापित नहीं कर पाया। तो हम देखते हैं कि इससे अधिक अभिक्रियाशील कापर से अधिक इससे Fe से अभिक्रियाशील, इस तरह हम दिखा सकते हैं कि Fe से अभिक्रियाशील कापर हो गया, कापर से अभिक्रियाशील जिंक हो गया, ये अभिक्रियाशीलता ऐसे हो गई। तो इसके उपयोग हम देखे हैं, धातुओं अधातुओं के बहुत से उपयोग हैं, जैसे दैनिक जीवन में देखते हैं आपके धातुओं के बहुत से उपयोग हैं, बहुत से धातुओं के आपके बर्तन हैं, औजार बनाए जाते हैं। अधातुएं का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है, जैसे सिलिकॉन है, कार्बन है, कार्बन के देखते हैं सेलों में उसका एनोड लगाने के लिए, और भी बहुत चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। धातुओं और अधातुओं के अनगिनत उपयोग हैं। तो अधातु जिसका बैंगनी रंग विलयन रहता है, अधातुएं हैं जिसका शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण करने के लिए अधातुओं का उपयोग होता है। और इस तरह हम बहुत से उपयोग देख सकते हैं अधातुओं का उपयोग। बहुत से पदार्थों का निर्माण करने में भी अधातुओं का उपयोग होता है।
सल्फरीकरण होता है, मान लीजिए चीनी का जो आपका सफाई शुद्ध करना है तो उसमें धातुओं का उपयोग होता है। बहुत से इसके उपयोग हैं। पटाखों में आपका धातुओं का उपयोग होता है। फिर आपके छड़े बनाने में हमारा बहुत सा उपयोग होता है। हमारे अंदर आपके देख रहे हैं कि अधातु का ही यौगिक अधातु ही हमारे शरीर में जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन है वो जा रहा है तो हम जीवित हैं। तो ये अधातुओं का हमारे दैनिक जीवन यानी हमारा खुद शरीर जो है इसका उपयोग करता है। हमारे दैनिक जीवन में धातुओं का बहुत सा उपयोग है। और यहाँ तक हम पढ़े हैं। फिर अगला लेसन हम शुरू करेंगे। ये लेसन इस तरह आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे।